नेक्स्ट हेडिंग यही डाल लेना, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स डी एंड एक्स क्यू। एक्स डी और एक्स क्यू को कैसे निकाला जाएगा अगर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि सिलेंड्रिकल रोटर में हमने ZS निकाला था ना ईएमएफ मेथड से। ईएमएफ मेथड में हमने क्या किया था, VOC और ISC को डिवाइड करके ZS निकाला था और ZS से हमने फिर निकाला था XS। सेम वे में मैं जानना चाहता हूं XD और XQ कैसे निकलेगा। इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्लिप टेस्ट। अब देखो स्लिप टेस्ट में क्या होता है, ये अपनी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा होता है और फील्ड वाइंडिंग से कपल्ड होता है अपना प्राइम मूवर। फिर आती है अपने पास आर्मेचर वाइंडिंग। ज्यादातर आर्मेचर वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड होती है, मैंने एडवांटेजेस भी बताए थे। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग हो गई अपनी स्टार कनेक्टेड। यहां पे एक एमीटर लगता है, यहां पे एक वोल्टमीटर लगता है और एक 3 फेज की सप्लाई जुड़ती है। ठीक है, यहां पे 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई, यानी देखो ना तो इसे कंप्लीटली मोटर कह सकते ना ही कंप्लीटली जनरेटर कह सकते। हमने 3 फेज की सप्लाई भी लगाई है और हमने प्राइम मूवर भी जोड़ा हुआ है। ठीक है, और फील्ड वाइंडिंग को ओपन रखा गया, उसके अक्रॉस सिर्फ क्या कनेक्ट किया गया है, वोल्ट मीटर, यानी यहां कोई डीसी सप्लाई नहीं लगाई है। अब इसमें एक पॉइंट लिखो, इन दिस टेस्ट द फील्ड वाइंडिंग is kept open and the rotor is driven by means of a prime mover at a speed slightly less or slightly greater than synchronous speed। इसीलिए यहां स्लिप की बात आ रही है क्योंकि यही चीज इंडक्शन मशीन में भी होती है कि रोटर NS पे नहीं घूमता, NS से कम में घूमता है मोटर में और NS से ज्यादा पे घूमता है जनरेटर में। तो इसीलिए वहां पे किसकी बात आती है, स्लिप की। इसीलिए हम इस टेस्ट को बोल रहे हैं स्लिप टेस्ट। बात क्लियर है? तो रोटर को प्राइम मूवर से घुमा रहे हो NS से ज्यादा या कम पे। अगला पॉइंट, अ 3 फेज बैलेंस सप्लाई whose voltage is less than the rated voltage of the machine is applied at the stator terminal। ठीक है, तो ये जो बैलेंस सप्लाई है इसकी वैल्यू रेटेड से कम होती है। अब आगे देखो क्या होगा, अगला पॉइंट, when the 3 phase armature winding carries 3 phase current it produces a rotating magnetic field that rotates at synchronous speed। ठीक है, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी जो कितनी स्पीड पे घूमेगी, NS पे। अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी NS पे घूम रही है, रोटर की स्पीड NS के बराबर नहीं है। अगला पॉइंट लिखना, द रिलेटिव स्पीड ऑफ द रोटर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड इज N minus NS, is N minus NS। ये रोटर प्राइम मूवर की मदद से घूम रहा है N RPM पे, इतनी होगी रिलेटिव स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट, इफ N is close to NS then the relative speed between the rotor and the stator magnetic field is small। Relative speed between the rotor and the stator magnetic field is small। अब ये जो रिलेटिव स्पीड होती है इसी के अनुसार फ्रीक्वेंसी इंड्यूस होती है किसी भी वाइंडिंग में। जैसे देखो, अगर रिलेटिव स्पीड 0 है तो जो वोल्टेज इंड्यूस होगी दैट विल बी DC। रिलेटिव स्पीड अगर 1500 RPM है
तो इसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी बनती है। जैसे एक एग्जांपल लो, जनरेटर में हमने क्या बोला था कि रोटर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड रोटर के साथ साथ घूम रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड जब आर्मेचर के कंडक्टर को काटती है तो उसमें एसी वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, लेकिन कितनी फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस होती है उसका मैंने तरीका क्या बताया था, F इक्वल टू पी एन एस बाय 120। अब ये ns एक्चुअल में क्या था, ये थी स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू कंडक्टर। खुद सोच के देखो, आर्मेचर का कंडक्टर हमेशा से स्टेशनरी था और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड रोटर के साथ साथ ns पे घूम रही थी। तो रोटर के साथ साथ जब ns पे घूम रही थी तो स्टेटर में कितनी फ्रीक्वेंसी बन रही थी, pns बाय 120। इतनी फ्रीक्वेंसी स्टेटर में बनी। अब केस उल्टा है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर बना रहा है और वोल्टेज किसमें इंड्यूस होने वाली है, रोटर में। रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इन रोटर इज p n रिलेटिव बाय 120। ठीक है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना। तो इतनी फ्रीक्वेंसी इंड्यूस हो जाएगी रोटर में। अब देखो क्या होगा, अगर मान लो ये अपना रोटर है, ये अपना रोटर है, ये घूम रहा है n से, मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है ns से। तो जब दोनों अलग अलग स्पीड से घूमते हैं तो रोटर पे खड़े होके अगर देखोगे तो उसके रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड घूम रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड रोटर के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी थोड़ी ना होगी, मैग्नेटिक फील्ड वुड बी रोटेटिंग। इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड कभी तो डी एक्सिस के अलोंग लाई करेगी, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, और कभी वो लाई करेगी क्यू एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो इसमें लिखना, सिंस द रोटर एंड द मैग्नेटिक फील्ड do not rotate at the same speed, the magnetic field will have relative motion with respect to the rotor. So magnetic field will lie along d axis at some instant of time and it will lie along q axis at other instant of time. अब कॉइल देखो ऐसे वाउंड है, ऐसे गोल गोल वाउंड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लाई कर रही है, यानी डी एक्सिस पे लाई कर रही है, नहीं तो ऐसे सोच लो, कॉइल ऐसे वाउंड है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे काट रही है, यानी कॉइल का प्लेन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे काट रही है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। ठीक है, तो यही लिखना, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइज अलोंग डी एक्सिस देन मैक्सिमम फ्लक्स passes through the rotor conductor and hence EMF induced in the rotor is 0। सीधी सी बात सोचो, जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज 0 होगी, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का शिफ्ट होता है। ठीक है, यानी अगर एक साइन है तो दूसरा कोसाइन है। अगला पॉइंट, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइज अलोंग q axis then flux through the field winding is 0 and hence EMF is maximum, hence EMF is maximum। देखो कॉइल ऐसे वाउंड है, यानी कॉइल का प्लेन ऐसे है, जब ऐसे वाउंड कर रहे हो ना तो कॉइल का प्लेन ऐसे है और ये हमारी डी एक्सिस है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्यू पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के पैरेलल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल पैरेलल आ गए तो फ्लक्स तो 0 रहेगा, फ्लक्स अगर 0 रहेगा तो ईएमएफ बनेगा मैक्सिमम। दोबारा समझो, ये डी एक्सिस है, लेकिन कॉइल कैसे वाउंड करोगे, इस टाइप से, यानी प्लेन ऐसा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड डी पे होगी तो मैक्सिमम फ्लक्स, और जब क्यू पे होगी तो 0 फ्लक्स। ठीक है,
यही चीज हम लोग बोल रहे हैं। ये अब डायग्राम ड्रॉ कर लेना। तो देखो अब हमें यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली कि जब स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो वो रोटर में ईएमएफ बनाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हम जान चुके हैं P इंटू एन रिलेटिव बाय 120, और ये भी जान चुके हैं कि ईएमएफ मैक्सिमम तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड क्यू एक्सिस पे हो, और ईएमएफ जीरो तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड डी एक्सिस पे हो। अब अगला पॉइंट लिखना, द आर्मेचर एमएमएफ when lies along d axis, it is offered minimum reluctance, so the current drawn from the balanced supply is minimum. अब देखो मैंने ये क्यों बोला, अब if FAR lies along d axis तो रिलक्टेंस इज मिनिमम। हम क्या जानते हैं, FAR होता है फाई इंटू रिलक्टेंस, तो FAR इज मिनिमम। FAR का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज इंटू IA, तो हम ये कह सकते हैं IA इज मिनिमम। यही चीज मैंने बोली है। सेम वे में अगर FAR क्यू एक्सिस पे आता है, तो वहां मैक्सिमम एयर गैप है, मैक्सिमम रिलक्टेंस है, तो वहां FAR भी मैक्सिमम होगा और आर्मेचर करंट भी मैक्सिमम होगा। तो अगला पॉइंट ये लिखो, इफ आर्मेचर MMF lies along Q axis, then maximum reluctance and maximum air gap are offered to armature MMF, due to which the current drawn from three-phase balanced supply is also maximum. तो हम बोल रहे हैं if FAR lies along Q axis, S is maximum. अब FAR होता है फाई इंटू रिलक्टेंस, तो FAR इज मैक्सिमम, ठीक है, और FAR को लिख सकते हो NPH इंटू IA, तो IA इज मैक्सिमम। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब देखो ये जो सप्लाई है ये तो एक बैलेंस सप्लाई है, एक कांस्टेंट वोल्टेज लगा रखी है, मतलब साइन ओमेगा टी ही है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। अब यहां से जब करंट ड्रॉ होगा तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। कहने का मतलब इस रीजन के अंदर एक स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि बीच में आ रहा है वोल्टेज ड्रॉप। तो जब तुम ज्यादा करंट ड्रॉ करोगे तो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप आएगा, और जब तुम कम करंट ड्रॉ करोगे तो कम वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो अगला पॉइंट ये लिखना, व्हेन आर्मेचर करंट इज मैक्सिमम द वोल्टेज ड्रॉप in the leads is also maximum, so minimum voltage appears across voltmeter. Similarly, when armature current is minimum, the voltage drop is also minimum and maximum voltage appears across voltmeter, अब यही सब डेटा को देखते हुए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम यहां 3 क्वांटिटीज ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहां बनाते हैं फील्ड वोल्टेज। फील्ड वोल्टेज का मैंने बताया था अभी, फ्रीक्वेंसी जो होगा ये होगा ना, तो ये काफी स्मॉल फ्रीक्वेंसी होती है।
अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तो इसका टाइम पीरियड लार्ज आएगा, इस टाइप से। ठीक है, इसमें भी मैंने तुम्हें ये बताया था, जब आर्मेचर एमएमएफ डी एक्सिस पे लाई करेगा तो फील्ड वाइंडिंग में जीरो वोल्टेज होगी। तो जीरो वोल्टेज का मतलब क्या है? डी एक्सिस। और मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब क्या है? क्यू एक्सिस। एक बार पढ़ो, अभी जब मैंने रोटर ड्रॉ करके दिखाया था तब मैंने बोला था एफ ए आर अगर डी एक्सिस पे लाई करे तो फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज जीरो, एफ ए आर अगर क्यू एक्सिस पे लाई करे तो फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां से हमें डी और क्यू एक्सिस मिल जाते हैं। तो एक पॉइंट ये भी लिखना, बाय ऑब्जर्विंग द वोल्टेज वेवफॉर्म अक्रॉस द फील्ड वाइंडिंग वी कैन आइडेंटिफाई डी एक्सिस एंड क्यू एक्सिस। अगला ग्राफ हमें बनाना होता है आर्मेचर करंट का। अभी मैंने बोला कि डी एक्सिस पे जब आर्मेचर एमएमएफ लाई करता है तो आर्मेचर करंट मिनिमम होता है, क्यू एक्सिस पे मैक्सिमम। तीसरा हम बनाते हैं आर्मेचर वोल्टेज का। आर्मेचर वोल्टेज, अभी हमने बोला कि जो वोल्टमीटर की रीडिंग है, जब करंट मिनिमम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी मिनिमम होगा, तो इसकी रीडिंग मैक्सिमम आती है। और जब करंट मैक्सिमम तो इसकी रीडिंग मिनिमम आती है। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप बहुत छोटा होता है, इस वजह से रीडिंग में ना फ्लक्चुएशन बहुत कम कम होता है, ना के बराबर फ्लक्चुएशन होता है, बट होता जरूर है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैं ये डॉटेड क्यों बना रहा हूं। देखो ये चीज समझो, अगर मैं यहां 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लगा रहा हूं तो 50 हर्ट्ज क्या है? पी एन एस बाय 120। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इट इज मच स्मॉलर देन 50 हर्ट्ज। तो स्टेटर पे जब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लगा रखी है तो वहां जो वोल्टेज और करंट है उनकी फ्रीक्वेंसी बनेगी 50 हर्ट्ज। तो इसमें लिखना, द वोल्टेज एंड करंट in armature winding have a frequency of 50 hertz which is much higher than the frequency of the voltage induced across the field winding। तो ये सिर्फ एनवलप बता रहा है करंट और वोल्टेज का। तो एक्चुअल में इसके अंदर जो करंट और वोल्टेज हैं वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी से? 50 हर्ट्ज से। और ये एनवलप की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। करंट के अंदर ये एम्पलीट्यूड का फ्लक्चुएशन ज्यादा आता है, वोल्टेज के अंदर एम्पलीट्यूड का फ्लक्चुएशन कम आता है। अब हमें करना क्या है, जैसे ईएमएफ मेथड में हमने किया था कि वोल्टेज और करंट के रेशो से हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं इंपीडेंस या रिएक्टेंस। तो डी एक्सिस पे अगर देखोगे तो करंट तो कम है लेकिन वोल्टेज मैक्सिमम है, तो वी मैक्स अपॉन आई मिन। इसका मतलब है यहां आर ए इग्नोर्ड है। ठीक है, वरना जेड आना चाहिए था ना। अगर मैं डायरेक्ट रिएक्टेंस निकाल रहा हूं इसका मतलब रेजिस्टेंस इग्नोर्ड है। अब क्यू एक्सिस पे देखो, करंट मैक्सिमम आ रहा है लेकिन वोल्टेज कम हो गई, तो वी मिन बाय आई मैक्स। तुम्हें याद बस यही फॉर्मूले करने हैं, एक्स डी और एक्स क्यू के। बस इस फॉर्मूले के नीचे एक पॉइंट और लिख लेना, द वोल्टेज एंड द करंट इन दीज एक्सप्रेशन आर पर फेज, आर पर फेज। ठीक है, लाइन वैल्यूज मत डाल देना। अब इसमें लिखना, प्रैक्टिकली दिस टेस्ट is not used to obtain xd and xq, but we only compute their ratio because if there is any error then in the ratio that error will get cancelled, then in the ratio that error will get cancelled। अगर सिर्फ रेशो निकालोगे तो वैल्यूज कैसे निकालोगे? अगला पॉइंट लिखना,
Then OCC and SCC are used to obtain the value of XD. Are used to obtain the value of XD. जैसे EMF मेथड था, EMF मेथड में वहां एक्सेस निकाल रहे थे, यहां निकलता है XD. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर फेजर की भी बात करें तो शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट जो होता है ना, वो 90 डिग्री लैग करता है शॉर्ट सर्किट में. अगर 90 डिग्री लैग करता है तो किस एक्सिस पे लाई कर जाता है? डी एक्सिस पे. इसीलिए अगर VOC और ISC का रेशियो लोगे तो क्या मिलेगा? XD. तो एक पॉइंट और लिख लेना. When armature terminals are short circuited, current lags behind the EMF by 90 degree, and so the current lies along D axis. So the current lies along D axis, and when we take the ratio of open circuit voltage and short circuit current, we obtain XD. इसीलिए देखो, जब कभी फॉल्ट एनालिसिस पढ़ते हो पावर सिस्टम में तो वहां XD की ही बात करते हो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के दौरान करंट डी एक्सिस पे लाई करता है. तो XD को निकाल सकते हो VOC और ISC से, और उसका रेशो यहां से XD और XQ का रेशो और XD की वैल्यू से क्या मिल जाएगा? XQ. ठीक है. इस पे क्वेश्चन बनेगा ना, तो 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा. वो तुम्हें ये रीडिंग्स दे देगा, Vmax, Imax, Vmin, Imin, और इसके बाद तुमसे पूछ लेगा XD और XQ. याद रखने का सिंपलेस्ट तरीका, XD बड़ा आता है XQ से, तो बड़ी वैल्यू के लिए न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा. छोटी वैल्यू के लिए न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा. ऐसे करके याद कर सकते हो और डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो XD और XQ का. ठीक है. तो ये सब चीजें हमें मालूम होनी चाहिए. सेलिएंट पोल मशीन के लिए क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए? एक तो जो मैंने सिलेंड्रिकल की तरह EMF की इक्वेशन लिखवाई है, एक पावर एंगल इक्वेशन मोटर जनरेटर दोनों के लिए सेम है, और तीसरी ये XD और XQ की वैल्यू. अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना. इफ अ सेलिएंट पोल मशीन is connected to infinite bus bar through a reactance X, then current in that reactance is IA. सीधी सी बात है, अगर ऑल्टरनेटर है, मान लो वो करंट IA डिलीवर कर रहा है, तो सीरीज में जो रिएक्टेंस X लगी है उसमें भी कितना करंट जाएगा? IA. सिंस, आगे लिखना, सिंस IA कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू ID and IQ. IA को क्या लिख सकते हो? ID plus IQ. So we can have two voltages, ID into X and IQ into X. IA into X को एक वोल्टेज ना मान के दो वोल्टेज में तोड़ लो, ID into X और IQ into X. जैसे लीकेज को तोड़ा था, लीकेज में क्या किया था याद करो पिछले वीडियो में, IA into XAL को मैंने लिख लिया था ID into XAL और IQ into XAL. Hence, this reactance X will get added to XD as well as XQ. छोटी सी बात सोचो, जैसे XAL था, जब उसमें ID और IQ में तोड़ लिया था तो XAL XAD में भी ऐड हो गया था और XAQ में भी ऐड हो गया था. सेम चीज अब मैं बोल रहा हूं, अगर कभी कोई सीरीज में रिएक्टेंस X दिखे तो तुम क्या करोगे? उसको XD में भी ऐड करोगे और XQ में भी. तो कहना यह है, देखो, सीरीज रिएक्टेंस, तो इससे जो XD इफेक्टिव है ये होगा XD प्लस X, और जो XQ इफेक्टिव है ये होगा XQ प्लस X. ठीक है. तो जो भी सीरीज रिएक्टेंस है वो दोनों में ही ऐड कर दी जाएगी. ये बात क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन ना, या ये कॉन्सेप्ट पावर वगैरह निकालने में काम आ जाता है कि कई बार जनरेटर डायरेक्टली बस से नहीं जुड़ता, बीच में एक रिएक्टेंस भी होती है. अगर ऐसा हो तो उस रिएक्टेंस को XD और XQ दोनों में ऐड कर देना. ठीक है. तो इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं. सेलिएंट पोल के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए. अब हमारे पास छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हैं विच आर जेनेरिक, विच आर कॉमन टू सेलिएंट पोल एंड सिलेंड्रिकल रोटर. उनको हम आगे कवर करेंगे. थैंक यू.